आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की कहानी क्या है? ये कैसे वजूद में आया? मोसाद का नाम सुनते ही इजराइल के दुश्मनों की सिट्टी बिट्टी क्यों गुम हो जाती है? इतनी कम आबादी वाले देश ने आखिरकार कैसे इतनी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी को जन्म दिया? इनके दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छिपे हों, इनके लिए उन्हें ढूंढना और सजा देना इतना आसान कैसे हो जाता है? आखिर वो कौन से सीक्रेट ऑपरेशंस हैं जिन्होंने मोसाद को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया? ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप भी मोसाद के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जर्मनी में हिटलर द्वारा जब लाखों यहूदियों का नरसंहार किया जा रहा था, उन्हें हॉलोकॉस्ट में डालकर बेरहमी से मारा जा रहा था, तब बहुत सारे यहूदी दूसरे यूरोपियन देशों की तरफ भाग रहे थे। अब ऐसा भी नहीं था कि यहूदी यूरोप के अन्य देशों में महफूज थे, क्योंकि यहूदियों की एक खास बात यह थी कि वे जहां भी जाते अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के चलते बहुत ही कम समय में वहां के टॉप पोजीशंस पर आ जाते, और उनकी यही चीज किसी भी देश को रास नहीं आती थी। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार 1948 में यहूदियों को इजराइल के रूप में अपना देश मिला। इजराइल मिडल ईस्ट में लोकेटेड एक छोटा सा देश है जो मेडिटेरेनियन सी के पूर्व तट पर मौजूद है। इस देश की लोकेशन और मोसाद के निर्माण का क्या कनेक्शन है, सबसे पहले हम इसी बात पर नजर डालते हैं। दरअसल यहूदियों और मुस्लिमों की बहुत पुराने समय से लड़ाई रही है, और ये लड़ाई और भी बढ़ गई क्योंकि इजराइल बनने से पहले वहाँ फिलिस्तीन था, जो कि पहले 1917 तक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और उसके बाद अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आखिरकार वह आज़ाद हुआ। इसका कुछ हिस्सा फिलिस्तीन में पहले से रह रहे मुसलमानों को मिला और कुछ हिस्सा यहूदियों को मिला, जिसका नाम इजराइल पड़ा। लेकिन मुस्लिम देशों को यहूदियों का यहाँ आकर बस जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए इजराइल कंट्री के फॉर्मेशन के बाद भी मिडल ईस्ट के किसी भी देश ने उसे मान्यता नहीं दी, और क्योंकि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ था, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे। इजराइल पर लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे कि सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और जॉर्डन का खतरा तो था ही, लेकिन बाकी अरब देश भी उसके दुश्मन थे, और इन्हीं खतरों से बचने और अपने वजूद की लड़ाई की खातिर उनका मुस्तैद रहना बहुत ज़रूरी हो गया था। और यहीं से जन्म होता है दुनिया के सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का। इसका फॉर्मेशन वहाँ के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन द्वारा यह कहकर किया गया, क्योंकि हम अपने देश के निर्माण के साथ ही चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसलिए मोसाद के रूप में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगी, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे आसपास क्या घट रहा है। और फिर मोसाद ने आगे चलकर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो दुनिया के लिए मिसाल बन गए। तो आइए अब नजर डालते हैं मोसाद के ऐसे 2 सीक्रेट मिशंस पर जिसे उसने पूरी बहादुरी से अंजाम दिया। मशहूर मोसाद एजेंट एली कोहेन की कहानी। 1960 के दशक में सीरिया इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा था। सीरिया गोलन हाइट्स के जरिए इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट पर दहशत फैला रहा था, और इसीलिए इजराइल को एक ऐसा एजेंट चाहिए था जो सीरिया में जाकर उनकी सारी लेटेस्ट डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डेवलपमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करके मोसाद को दे सके। और फिर उनकी नज़र पड़ती है एक ऐसी फाइल पर जिसमें एली कोहेन का नाम था। एली कोहेन वो इंसान था जिसने 2 बार पहले भी इंटेलिजेंस का एजेंट बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे दोनों बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एली कोहेन का जन्म इजिप्ट में एक सीरियन जूइश फैमिली में हुआ था, और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अरब देशों में बोली जाने वाली भाषाओं पर उसे महारत हासिल थी। वो ना सिर्फ इन भाषाओं को जानता था, बल्कि वो इनके अलग अलग डायलेक्ट्स और बोलने के लहजे में भी मास्टर था। मोसाद को सीरिया के लिए इससे बेहतर कोई एजेंट नहीं मिल सकता था। एली कोहेन इजिप्ट में एक ज़ायोनिस्ट एक्टिविस्ट था जो यहूदियों की अलग राज्य की मांग कर रहा था। उसे 1957 में इजिप्ट से देश निकाला मिल गया और वो इजराइल में आकर बस गया। आखिरकार 1960 में मोसाद की नज़र फिर एक बार एली कोहेन पर पड़ी और उन्होंने उसे अपना स्पाई बनाने का फैसला किया। एजेंसी ने उससे संपर्क किया और उसकी ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया। अब ट्रेनिंग के बाद उसे नई आइडेंटिटी देने के लिए अर्जेंटीना भेज दिया गया। उसे एक सीरिया में जन्मे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कमल अमीन ताबेद के रूप में नई पहचान मिली।
जो उसके लिए बेहतरीन कवर था। धीरे धीरे उसने वहाँ ज़बरदस्त पकड़ बना ली। वह बड़ी बड़ी पार्टियाँ देता और उसमें सीरिया के नामी ग्रामी सीरियन इमिग्रेंट्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस को इनवाइट करके उनके बहुत क्लोज होता गया। आपको बता दें कि इन्हीं करीबी लोगों में से एक मिलिट्री से जुड़ा डिप्लोमेट था जो आगे चलकर सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया, और एली कोहेन पर उसे खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। अब बारी थी अर्जेंटीना से सीरिया जाने की, जो कि साल 1962 में बाथ पार्टी के उरूज के समय संभव हो पाया। उसने अर्जेंटीना में रहकर जो कॉन्टैक्ट्स बनाए थे उनके सहारे वो सीरिया आ गया और फिर वहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता एलीट ग्रुप का भरोसेमंद बन गया। उसने सीरियन मिलिट्री के टॉप पोजीशंस पर बैठे लोगों का विश्वास ऐसा जीता कि वो खुद एली कोहेन को डिफेंस की स्पेशल विजिट पर ले गए, जिसमें गोलन हाइट्स की विजिट भी शामिल थी। यानी जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो सब अब उसके पास थी। सीरिया में बिताए अपने 3 सालों में एली कोहेन ने ऐसी इंफॉर्मेशंस इजराइल को दी जो अगर इजराइल को ना मिलती तो पूरी कंट्री में दहशत फैल गई होती। उसने गोलन हाइट्स की अपनी विजिट के दौरान सीरियन आर्मी से कहा कि इस आर्मी के बेस पर वह अपने पैसों से पेड़ लगवाएगा ताकि उन्हें कड़ी धूप से बचाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ तब इजरायली आर्मी ने एली कोहेन की इंफॉर्मेशन का यूज करके इन्हीं पेड़ों की लोकेशन पर हमला किया और सीरियन आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा 1964 में कोहेन ने इजराइल को एक और ज़रूरी टिप दी। उसने उन्हें बताया कि सीरियन आर्मी जॉर्डन रिवर का पानी डाइवर्ट करने का प्लान बना रही है, जो कि इजराइल में वाटर सप्लाई का एकमात्र जरिया था। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही इजराइल ने सीरिया के उस इक्विपमेंट और पूरी मशीनरी को ही बम से उड़ा दिया जो नदी के पानी को डाइवर्ट करने वाली थी। अगर ये जानकारी इजराइल तक ना पहुंचती तो वहां के लोग प्यासे मर जाते। इसके अलावा भी एली कोहेन बहुत सी इंफॉर्मेशन मोसाद से ट्रांसमिशन के जरिए शेयर करता था, लेकिन यूएसएसआर जो इस पूरी लड़ाई में सीरिया का साथ दे रहा था, उसने सीरिया को सुपर सेंसिटिव मॉडर्न ट्रांसमिशन डिवाइस डिटेक्टर से लैस कर दिया, जिसके ज़रिए आखिरकार 1965 में सीरियन आर्मी ने एली कोहेन को पकड़ लिया। जब ये खबर वहाँ के हाई पोजीशन पर बैठे लोगों तक पहुँची तो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसके पकड़े जाने से ठीक पहले उसे सीरिया के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाने की भी बात चल रही थी। अब एली कोहेन को आर्मी द्वारा भयंकर तरीके से टॉर्चर किया गया, फिर उस पर ट्रायल चलाया गया जिसमें उसे मौत की सज़ा हुई। उसे बस आखिरी बार अपनी पत्नी को एक लेटर लिखने की इजाज़त दी गई और फिर सीरिया की राजधानी डेमस्कस के बीच चौराहे पर 10,000 लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया। इजराइल द्वारा कई बार मांग किए जाने के बाद भी सीरिया ने आज तक उसके परिवार को एली कोहेन की अस्थियां तक नहीं दी। किसी को नहीं पता कि उसकी लाश का सीरिया ने क्या किया। एडोल्फ आइकमैन का खात्मा। ईयर 1957 में एक जर्मन जूइश हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर डॉक्टर फ्रिट्ज पावर, जो कि वेस्ट जर्मनी के स्टेट ऑफ हेसे में प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने मोसाद से संपर्क किया और उन्हें ये बताया कि एडोल्फ आइकमैन, जो कि फाइनल सॉल्यूशन के मेन आर्किटेक्ट्स में से एक था, जिसकी वजह से लाखों यहूदियों का नरसंहार किया गया, वह अभी भी जिंदा है और अर्जेंटीना में अपनी जिंदगी जी रहा है। जर्मनी के सरेंडर के बाद उसे 3 बार एलाइड फोर्सेस द्वारा पकड़ा भी गया, लेकिन वो हर बार भाग निकलने में कामयाब हो गया। बावर को ये इन्फॉर्मेशन अर्जेंटीना में रह रहे एक जर्मन जूइश आदमी से मिली, जिसकी बेटी आइकमैन के बेटों में से किसी एक के साथ रिलेशनशिप में थी। पहले तो मोसाद ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आगे चलकर 1959 के एंड में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन ने मोसाद के हेड को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द आइकमैन को पकड़कर इजराइल लाएं और उस पर ट्रायल चलाएं। इसके लिए पहले तो मोसाद ने अपने इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ इन्वेस्टिगेटर ज़वी एहरोनी को ब्यूनोस एरिस जाकर आइकमैन का पता लगाने को कहा। जल्द ही एहरोनी ने उसका पता लगा भी लिया और फिर 30 लोगों की एक टीम बनाई गई, जिसमें उस समय के मोसाद के हेड आइसर हेरेल समेत हॉलोकॉस्ट के वो सर्वाइवर्स भी शामिल थे जिन्होंने उस नरसंहार में अपने परिवार के लोगों को खो दिया था। काफ़ी चर्चा के बाद ये प्लान तय हुआ कि आइकमैन को किडनैप कर लिया जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। 11 मई 1960 को आइकमैन जब ऑफिस से घर पहुंचने के लिए बस से उतरा ही था कि मोसाद के मेंबर्स ने उसे पकड़ लिया और पहले से ही वेट कर रही एक कार में भरकर सेफ हाउस तक ले गए। पूरे 9 दिनों तक सेफ हाउस में रखने के बाद आइकमैन
और मोसाद के मेंबर्स फ्लाइट क्रू की यूनिफॉर्म में इजरायली एयरलाइन के एक हवाई जहाज में बैठकर इजराइल के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि यह प्लेन इजराइल डेलीगेशन को अर्जेंटीना में लेकर आया था, जो कि अर्जेंटीना के 150th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए अर्जेंटीना में आए थे। इजराइल लाने के बाद आइकमैन की पहचान करने के लिए उसे उन लोगों के सामने लाया गया जो हॉलोकॉस्ट से पहले उससे मिल चुके थे। और आइकमैन के इजराइल आने के 2 दिन बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने आइकमैन के कैप्चर की खबर पब्लिकली अनाउंस कर दी और फिर उस पर ट्रायल चलाया गया और उसे 15 मामलों में दोषी पाया गया। आखिरकार उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन फिनाले का नाम दिया गया। तो दोस्तों, ये थी मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ी 2 कहानियां, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े मिशंस मोसाद ने किए। अगर आप उन मिशंस के बारे में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उनके दूसरे मिशंस पर भी जल्द ही वीडियो लेकर आएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय।